ये कहानी 2027 की रहती है, जहां 18 साल बाद देशों के बीच वॉर होने से और न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने की वजह से किसी भी देश में इंसानों को बच्चे नहीं हो रहे हैं। इसलिए इंसानों की आबादी खत्म होने की कगार पर है। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन की वजह से प्लेग, रेडिएशन और कई बीमारियां फैली और छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कम होने के कारण उनकी मौत होती गई थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ देशों में से यूके ही सिर्फ एक ऐसा देश रहता है जिसे छोटे लेवल पर गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन बॉर्डर न होने की वजह से अपने देश से भागे हुए कई रेफ्यूजीज यूके में आ जाते हैं, जिसके कारण ये पूरा देश पुलिस स्टेट बन जाता है ताकि ब्रिटिश आर्मी इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़कर जेल में बंद कर सके, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी कोई बीमारी यूके के लोगों को भी ना हो जाए। फिल्म की शुरुआत थियो फैरन नाम के एक आदमी से होती है, जो कि इस फिल्म का मेन कैरेक्टर रहता है। वो एक शॉप में कॉफी लेने जाता है, जहाँ पर वो बेबी डी को, जो कि सबसे कम उम्र का इंसान था, उसकी मौत की खबर सुनता है। वो फिर वहाँ से निकल जाता है और जैसे ही वो वहाँ से निकलता है वो शॉप बॉम्ब से उड़ जाती है। थियो को ये सब देख इतना फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ से निकलकर ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर सभी बेबी डीगो की खबर सुन दुखी होते हैं। थियो भी इस बात का फायदा उठाकर बॉस से घर में काम करने के लिए कहकर वहाँ से चला आता है। वहाँ से निकलकर वो अपने दोस्त जैस्पर पामर से मिलता है। इसके बाद वो दोनों जैस्पर के घर जा रहे होते हैं, जो कि जंगल में होता है। उसके घर जाने वक्त वो दोनों बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसी बीच उन दोनों के सामने से रेफ्यूजीज से भरा एक बस जा रहा होता है, जो कैंप ले जा रहा होता है। वहीं वो दोनों जब घर पहुंचते हैं, वहाँ पता चलता है कि जैस्पर एक टाइम पर पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट था और अभी डीलर है, और उसकी पत्नी जेनिस, जो कि एक फोटो जर्नलिस्ट थी, लेकिन वो अभी कैटाटोनिक स्टेट में होती है, जिसके कारण वह हिल नहीं सकती है। इसके अलावा वहाँ पर थियो, उसकी पत्नी जूलियन और बच्चे का फोटो भी रहता है, लेकिन फ्लू पैंडेमिक से उनके बच्चे के मरने के बाद वो दोनों अलग हो गए होते हैं। जेनिस से मिलने के बाद थियो और जैस्पर इलीगल इमिग्रेंट्स और ह्यूमन प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दरअसल ह्यूमन प्रोजेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन इनफर्टिलिटी के लिए इलाज ढूंढ रहा है। इसके कुछ देर बाद फिर वो अपने घर आ जाता है, लेकिन अगले दिन जब ऑफिस जा रहा होता है, तब उसे रास्ते में फिशर्स ग्रुप के लोग किडनैप कर लेते हैं, जो कि इमिग्रेंट्स के राइट्स के लिए लड़ते हैं। इस ग्रुप के मेंबर अलग अलग देशों से आए इमिग्रेंट्स होते हैं। इस ग्रुप के लीडर थियो की पत्नी जूलियन रहती है, जो कि उनकी शादी टूटने के बाद ये ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद जूलियन थियो को पैसे ऑफर करती है और इसके बदले वह उसे यंग रेफ्यूजी की नाम की लड़की के ट्रांजिट पेपर बनवाने के लिए कहती है, क्योंकि थियो का कजन गवर्नमेंट मिनिस्टर होता है। वो पहले उस काम के लिए मना करता है, लेकिन उसे पैसे की जरूरत होती है, इसलिए बाद में मान जाता है और अपने कजन से वो पेपर लेकर आता है। उसके उसे और पैसे मिलते हैं, इसलिए वो उस लड़की को एस्कॉर्ट करने भी जाता है। जिसके बाद जूलियन एक कार अरेंज करती है, जिसमें थियो, जूलियन और की के अलावा ल्यूक फिशर्स ग्रुप का मेंबर और एक औरत मिरियम भी रहती है। जब वो लोग कैंटरबरी की ओर जा रहे थे, तभी कुछ आर्म्ड गैंग आकर उन पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण जूलियन की मौत हो जाती है। जिसके बाद उनके पीछे दो पुलिस वाले भी पड़ जाते हैं, लेकिन ल्यूक उन्हें मारकर आगे निकल जाता है और थोड़ी दूर जाकर वो लोग जूलियन की बॉडी को जंगल में छोड़ देते हैं। थियो जूलियन के मरने से काफी दुखी रहता है। फिर वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं और फिर कुछ घंटे का सफर कर सुरक्षित फिशर्स के सेफ हाउस पहुँच जाते हैं, जहाँ पर फिशर्स के सभी मेंबर होते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद थियो वहाँ से निकलने की बात करता है, लेकिन वो लोग ये कहकर रोक देते हैं कि अभी सिचुएशन सही नहीं है और उसका जाना खतरे से खाली नहीं होगा। ये सब सुनकर वो रुक जाता है और फ्रेश होने के बाद मिरियम उसे की के पास ले जाती है, जहाँ वह उसे कहती है कि उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है और जूलियन ने सिर्फ उस पर विश्वास करने के लिए कहा है। थियो को कुछ समझ नहीं आता है और वह इसके लिए मना कर देता है, लेकिन की उसे कन्विंस करने के लिए दिखाती है कि वो प्रेग्नेंट है। 20 साल में की पहली ऐसी लड़की होती है जो प्रेग्नेंट होती है। थियो ये देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन तभी ल्यूक और उसके कुछ साथी आ जाते हैं और उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट होता है, जहाँ पर की का क्या करना है इसके बारे में बातें होती हैं। वो लोग उसे यूके गवर्नमेंट को भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो की पर क्या डिसाइड करेगी और उसे कैसे ट्रीट करेगी यह नहीं पता था। वही जूलियन ने तय किया था कि की को ह्यूमन प्रोजेक्ट को देगी, क्योंकि वो किसी भी देश के लिए काम नहीं करता है और उसका वहाँ अच्छी तरह से ख्याल भी रखा जाएगा। लेकिन किसी को भी उसका जूलियन के अलावा सही लोकेशन नहीं पता था। जिसके बाद ल्यूक उसे वही रुकने और उसका सही ख्याल रखने के लिए कहता है। इसके अलावा ल्यूक को फिशर्स का नया लीडर भी चुन लिया जाता है। वहीं उसी रात थियो सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे बाहर से कुछ आवाज आती है, जिसे सुनकर वो छुप कर देखने जाता है, जहाँ पर वह ल्यूक और कुछ लोगों की बातें सुनता है और वहाँ पर पता चलता है कि ल्यूक ने जूलियन को मरवाया था ताकि वो उस ग्रुप का लीडर बन सके।
इसके अलावा वो थियो को भी मारने का प्लान बनाते हैं और की को भी इसके लिए रुकने के लिए कहते हैं ताकि बच्चा पैदा होने के बाद वो उसे रेवोल्यूशन के लिए पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सके। कहीं न कहीं जूलियन को भी ये बात पता होती है, इसलिए वो की को थियो पर विश्वास करने के लिए कहती है। वहीं थियो ये सुनकर तुरंत की के पास जाकर उसे ये सब बताता है और वो लोग वहाँ से छुपते छुपाते कार में बैठते हैं, लेकिन वो कार चल नहीं रही होती है, इसलिए वो कार को धक्का देता है। वो लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन आगे जाकर कार स्टार्ट हो जाती है और उनसे बचते बचाते वो लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। थियो उसे लेकर अपने दोस्त जैस्पर के यहाँ पहुँचता है और प्रेगनेंसी से लेकर सारी बात बताता है। वे लोग वहाँ पर एक दिन रुककर ह्यूमन प्रोजेक्ट तक पहुँचने का प्लान बनाते हैं कि ह्यूमन प्रोजेक्ट की शिप द टुमारो बेक्सेल नाम की जगह पर मछली पकड़ने के जहाज के रूप में आएगी और वहाँ से वे रवाना होकर अपने लोकेशन पर जाएगी। बेक्सेल रेफ्यूजी कैंप तक पहुँचने में उनकी मदद जैस्पर का फ्रेंड सिद करेगा, क्योंकि सिद रेफ्यूजी कैंप के बॉर्डर का गार्ड होता है। सिद उन्हें पकड़ने का नाटक करेगा और रेफ्यूजी कैंप तक ले जाएगा और बोट भी अरेंज कर देगा, जिससे वो लोग शिप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। ये प्लान सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब सब सो रहे होते हैं तब अलार्म बजने से उठ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि फिशर्स ने उन्हें ढूंढ लिया है। उनके आने से पहले जैस्पर उन्हें सिद से कनेक्ट करने का तरीका बताकर भगा देता है और खुद अपनी पत्नी के साथ वहाँ रुक जाता है। थोड़ी देर बाद फिशर्स वहाँ आ जाते हैं और जैस्पर से सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन जैस्पर उन्हें कुछ नहीं बताता, जिसके बाद वो उसे और उसकी पत्नी को गोली मार देता है। वही थियो वहाँ से आगे जाकर थोड़ी दूर रुक ये देख रहा होता है और उदास हो जाता है, लेकिन तब भी वो की और मरियम के साथ सिद से मिलने के लिए जैस्पर के बताए गए लोकेशन पुराने स्कूल की तरफ जाता है। वहाँ पर पहुंचकर कुछ देर वेट करने के बाद सिद वहाँ आ जाता है और उन्हें झूठ मूठ का गिरफ्तार कर बेक्सेल ले जाता है। उसे की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं पता होता है। वहीं थोड़ी देर बाद की को कार में ही दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन थियो सिद से पूछने पर कहता है कि की को कार सिक फील हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद सिद उन्हें बेक्सेल पहुँचा देता है और वहाँ से फिर वो लोग रेफ्यूजी कैंप के लिए रवाना होते हैं। लेकिन बस जब कैंप के चेक पॉइंट पर पहुंचती है तब की को बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है और वह बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, जिस वजह से गार्ड की नजर उस पर पड़ जाती है। लेकिन मरियम उनका ध्यान भटकाने के लिए पागलों की तरह हरकतें कर जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगती है, जिसे देख गार्ड गुस्से में आ जाता है और उसे बस से बाहर निकाल देता है और खुद भी वहाँ से निकल जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद वो लोग कैंप पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत भीड़ रहती है, जिसके कारण वे दोनों थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं, लेकिन बाद में मिल जाते हैं। वहीं वो लोग सिद के बताए गए लोकेशन पर जाते हैं, जहां उसे मरिश्का नाम की औरत मिलती है। वो उन्हें सुरक्षित खाली बिल्डिंग में ले जाती है और उन्हें एक रात के लिए रहने के लिए रूम देती है, जहां पर की एक लड़की को जन्म देती है, जिसमें उसकी मदद थियो करता है। अगली सुबह फिर सिद आता है और बताता है कि ब्रिटिश आर्मी और रेफ्यूजीज के बीच में फिशेस के कारण बड़ी वॉर हो गई है। यहाँ तक कि फिशेस इस रेफ्यूजी कैंप के अंदर भी आ गए हैं, इसलिए सिद उनकी हेल्प करने आता है, लेकिन उसे वो बच्चे दिख जाती है, जिसके बाद वो उन्हें यकीन दिलाता है कि उन्हें बोट तक पहुंचाने में मदद करेगा। लेकिन मरिश्का सिद पर भरोसा करने के लिए मना करती है और कहती है कि वो सही इंसान नहीं है। लेकिन सिद की को गन दिखाकर वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन मरिश्का सिद पर हमला कर देती है और थियो उसकी मदद करता है। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, जिसमें सिद भी उनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन आगे जाकर थियो उसे कार बैटरी से मार देता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। आगे जाकर थियो मरिश्का से ड्राइंग के जरिए बोट के बारे में पूछता है और मरिश्का उन्हें फैमिली के घर में लेकर जाती है, जहाँ की बच्चे देख वे उन्हें अंदर आने देते हैं। वो उन्हें खाने पीने के लिए देते हैं और की को एक अच्छे शूज भी देते हैं। इसके अलावा वो लोग बोट का इंतजाम भी करते हैं। कुछ देर बाद थियो की को व्हील चेयर में बिठाकर वहाँ से ले जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ ल्यूक आ जाता है और उसे फिर से किडनैप कर एक बिल्डिंग में ले जाता है और वह कुछ फिशर्स को वहाँ थियो और मरिश्का को मारने के लिए छोड़ता है। लेकिन वहाँ पर ब्रिटिश आर्मी आ जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ से बच जाते हैं। थियो आगे जाकर मरिश्का से अलग हो जाता है, लेकिन वह तब भी रुकता नहीं और की को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है और उस बिल्डिंग तक पहुँचता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही होती है। थियो जब अंदर आता है तो देखता है कि वहाँ बहुत सारे रेफ्यूजी होते हैं, जिसमें से कई घायल या मरे हुए होते हैं। वही की का बच्चा रो रहा होता है, जिसकी आवाज सुनकर थियो की तक पहुँच जाता है और वो उसे यहाँ से लेकर जा रहा होता है। पर तभी सभी बच्ची को देखकर भावुक हो जाते हैं और उन्हें निकलने देते हैं। वो लोग अब आगे जाते हैं तो वहाँ सोल्जर्स आ जाते हैं, लेकिन बच्ची को देखकर वह सभी को फायरिंग करने के लिए मना करते हैं और वहाँ से उन्हें निकलने देते हैं। उनके निकलने के बाद फायरिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। थियो और की फिर उसी बिल्डिंग एंड ट्रस्ट पर जाकर पहुँचते हैं जहाँ ल्यूक ने उन्हें पकड़ा था। वहीं पर उन्हें मरिश्का भी मिलती है, जिसके बाद मरिश्का उन्हें बोट तक ले जाने में मदद करती है। जब वह लोग बोट के पास पहुँच जाते हैं तो मरिश्का इन दोनों को जाने के लिए कहती है और वह वहीं रुकने का फैसला करती है और बोट को नदी की तरफ धक्का दे देती है,
जिसके बाद थियो और की उस अंडरग्राउंड पैसेज से बाहर निकल जाते हैं। वहीं कुछ देर इंतजार करने के बाद की बोट में खून देखती है, जिसके बाद थियो उसे बताता है कि यह खून उसका है जो उसे फाइटिंग के वक्त लगा था। की ये देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन तभी उसका बच्चा रोने लगता है और थियो उसे चुप कराने का तरीका बताता है, जिसके बाद की ये डिसाइड करती है कि वह अपने बच्चे का नाम टाइलन रखेगी। तभी वहाँ पर शिप आ जाती है और जब की उसे उठाने जाती है तो वह देखती है कि वह मर चुका होता है, जिसके बाद स्क्रीन पर पूरा ब्लैक हो जाता है और पीछे से बच्चों की हंसने की आवाज आती है। इसका मतलब यह है कि आगे जाकर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती है।